हे गाइस, नमस्कार, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और डेली करंट अफेयर्स, राजस्थान और देश दुनिया की खबरों पर चर्चा करने के लिए आज फिर से हमारी ये कक्षा 8 से लेकर के 9 सितंबर 2020 तक की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे गीता के ज्ञान के साथ, जिसका हम हमेशा प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं और यह श्लोक जो मूल भाव से हमें बताता है वो है समदृष्टा होना। अर्थात सभी प्रकार के जीवों में, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, हर एक जीवित जो भी एंटिटी है उसमें एक ही रूप का दर्शन करना, इसी चीज को दर्शाया गया है। तो ये श्लोक कहता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। बहुत ही अच्छी पंक्ति है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पंडित है, ठीक है, अर्थात पंडित का मतलब यहां पर कोई जाति विशेष सूचक शब्द नहीं है। पंडित का अर्थ है कि जो व्यक्ति ईश्वर के तत्व को जान गया है, जो निष्काम कर्म योग को समझ गया है, वो व्यक्ति क्या होता है? वो समदर्शी होता है। अर्थात वो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्रकार के जीवधारियों को, भले ही उनकी देह बाहर से अलग अलग दिखती हो, भले ही व्यवहार उनका अलग अलग हो, लेकिन वो उन्हें एक ही दृष्टि से देखता है। यहां पर लिखा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। तो यहां पर ब्राह्मण शब्द जो है उसके साथ में ये विशेषण लगाया गया है, विद्या विनय संपन्न। तो प्राचीन काल में दोस्तों ब्राह्मण उसे नहीं माना जाता था जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता था। क्योंकि हम जब भी गीता की बात करते हैं तो ये लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में चला जाता है, जो कि पूर्व वैदिक काल का है। और पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थित थी, जाति व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। तो लिखा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। तो ब्राह्मण के जो दो मूल लक्षण बताए गए हैं वो है विद्या और विनय, दोनों से संपन्न होना चाहिए। केवल ज्ञान धारण करना ही ब्राह्मण होना नहीं है। ज्ञान धारण करने के साथ साथ आप विनयशील हो, आप विनम्र हो, आपके व्यवहार में जो है विनम्रता झलके, उसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है। तो वो कहते हैं कि विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। गवि, गवि मतलब यहां पर होता है गाय। आपने समझा होगा, गविष्टि शब्द आपने पढ़ा होगा। गविष्टि शब्द का मतलब क्या होता है? गाय की खोज करना। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें गाय शब्द का प्रयोग वैदिक काल में कई बार किया गया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, गाय, ब्राह्मण और हस्तिनी या बड़े सारे शरीर के हाथी, ठीक है। इसके बाद में लिखा है शुनि च एव श्वपाक। श्वपाक मतलब होता है कुत्ता और शुनि मतलब चांडाल। तो चांडाल, कुत्ता, हाथी, गाय, ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण और चांडाल, इन दोनों में चूंकि दोनों का व्यवहार अलग अलग है। चांडाल का कार्य जो है समाज में निम्नतम कोटि का माना जाता है और ब्राह्मण चूंकि शिक्षा देने का कार्य करता है। जो भी व्यक्ति है, उस काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, उस काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। तो दोनों के कार्य परस्पर विपरीत होने के बावजूद जो व्यक्ति उन दोनों के भीतर स्थित आत्म तत्व को एक समान देखता है, इसी प्रकार गाय, हाथी और कुत्ता, दोस्तों ये तीन जीव हैं और गाय का ही दूध पिया जाता है, हाथी या कुत्ते का दूध आप नहीं पीते। सवारी हाथी की ही की जाती है, ठीक है। और घर की रखवाली के लिए कुत्ते को पाला जाता है। तो ये तीन जीव जो है, इनके व्यवहार भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन तीनों को भी ईश्वर का ही रूप मानना, उनको समदृष्टि से देखना, यही पंडित के लिए जो है विशेषताएं बताई गई है कि जो कोई व्यक्ति पंडित है, जो कोई ज्ञानी महापुरुष है, वो सब में समरूप परमात्मा को ही देखता है, ठीक है। तो यह है गीता का ज्ञान। गीता के ज्ञान में ऐसी अद्भुत अद्भुत विलक्षण बातें कही गई है जो आपको संसार के अन्य किसी भी साहित्य में देखने को नहीं मिलेगी, वो भी समग्र रूप से एक ही स्थान पर। इसीलिए तो कहा गया है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख द्विजश्रता। अर्थात जब गीता अपने आप में ही कर्तव्य परायणता का बोध कराने वाला एक समग्र ग्रंथ है, तो फिर हमें शास्त्रों का विस्तार करने की क्या जरूरत है। अर्थात जब गीता आपने पढ़ लिया तो आपको बाकी किसी ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन का मर्म जो है वो आपको इस ग्रंथ में पूरी तरह से मिल जाएगा। आज अभी तक जो 5 अध्याय में हमने अध्ययन किया है, उसके दौरान आपने देखा होगा कि हर एक श्लोक आपको विशेष जानकारी देता है जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है।
तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को ग्रहण कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। कई लोग तो इस पोर्शन को स्किप भी कर देते हैं, ठीक है, कि उनको लगता है कि यार ये बेवजह टाइम वेस्ट करने वाला है, लेकिन मानकर चलिए ये जो पोर्शन है जो मैं शुरुआत में पढ़ाता हूं, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में बड़ा मदद करेगा। मुझे भी इसने मदद की जब मैं खुद असफल हुआ जीवन में, और जब मैं निराश हुआ, जब मैं भी मोह में ग्रसित था, तब इसने मुझे बताया कि मोह में ग्रसित होने के बजाय अपने कर्म पर यदि हम ध्यान दें, अपने कर्मों को यदि हम बेहतर बनाएं, तो शायद हमको अच्छे परिणाम भी अपने आप मिलने लग जाते हैं बिना किसी लालसा के। चलिए, हाल ही में परीक्षण किए गए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन के लिए न्यूनतम गति कितनी है? मैंने कल इसके बारे में पूरी क्लास ली थी, तो आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कल जो है एक लास्ट जो हमारा सेकंड लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है कल का, उसमें मैंने इस पर डिटेल में बात की है, तो आप उसे देख लें। 6 मैक जो है इसमें गति है, और डीआरडीओ द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया, इसको पढ़ा क्या गया, इसका टेस्ट किया गया, और ये टेस्ट सफल भी रहा है, जिसके अंदर हमने हाइपरसोनिक स्पीड पर हमारा जो वाहन है जो हाइपरसोनिक HSDTV, उस डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का प्रयोग किया, और हम क्लब में शामिल हो गए 3 देशों के साथ में, अमेरिका, चीन और रूस के साथ, जिनके पास हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ठीक है, तो इस पर मैं कल की कक्षा में चर्चा कर चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न पर। पहले विश्व सोलर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च की गई पत्रिका का नाम क्या है? दोस्तों, हाल ही में विश्व का पहला सोलर टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आगामी सौर तकनीकों पर चर्चा की गई। बहुत से विद्वानों ने इसमें भाग लिया, और इसी दौरान सोलर कंपास 360 नामक एक पुस्तक भी जो है लॉन्च की गई है। इस दौरान बहुत से समझौते भी विभिन्न संस्थानों के बीच में हुए हैं, ताकि आने वाले समय में संयुक्त रूप से मिलकर के सोलर प्रौद्योगिकी पर और ध्यान केंद्रित किया जा सके, ताकि जीवाश्म ईंधन को कम करते हुए पर्यावरण पर जो प्रभाव नकारात्मक रूप से इसके पड़ रहे हैं, उसे भी हम कम कर सकें। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आप सभी जानते हैं, गुड़गांव में इसका मुख्यालय है, और भारत की पहल पर भारत और पेरिस में फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। इस सम्मेलन में सौर ऊर्जा में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की नवाचार स्थिति, जो भी इनोवेशन हो रहे हैं, उनके प्रदर्शन किए गए, उन पर विचार विमर्श, ठीक है, और उसके साथ साथ ज्यादा तेजी से हरित ऊर्जा के उत्पादन पर चर्चा की गई है। लिथियम आयन बैटरी, जो कि दोस्तों आज के समय में ऊर्जा का सबसे बेहतरीन माध्यम है संग्रहण करने के लिए, और जो लिथियम आयन बैटरीज आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की दशा और दिशा दोनों बदलने में काम करेगी, उसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिनका नाम है डॉक्टर M स्टैनली विटिंगम, जिन्होंने 2 वैज्ञानिक जॉन बी गुडेनो और अकीरा योशिनो के साथ मिलकर के और लिथियम आयन बैटरियों की खोज की थी, उन्हें जो है इसके अंदर सम्मिलित करने के लिए बुलाया गया, और उन्होंने सम्मिलित भी हुए, भाग भी लिया। इसके अलावा हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसी के साथ एक और जो काम हुआ वो था एक तकनीकी पत्रिका सोलर कंपास 360, जो सभी प्रकार के इनोवेशंस जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में होंगे, उन्हें अपने भीतर समाहित करेगी और लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाएगी। तो यह है आज का हमारा दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, मेरे जितने भी करंट अफेयर्स है, यदि उनको आप एक स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुलाई और अगस्त 2020 का एडिशन भी हमारा लॉन्च हो चुका है RS जंक्शन एप्लीकेशन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां जाकर के इससे आप जो है फायदा भी उठा सकते हैं। एप्लीकेशन पर उपलब्ध ये करंट अफेयर्स की बुक आपको हर समय उपलब्ध होगी, और लगभग हर एक परीक्षा में आपको ये मदद करने वाली है, खास करके ACF एग्जाम में, RS इंटरव्यू में, और भी जितने भी एग्जाम है, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी खबरें देने वाली है। तो आज ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कोर्सेज हमारे ACF और RS एग्जाम के लिए चल रहे हैं, जिनसे आप अभी से ज्वाइन करके और तैयारी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जाम निकल जाता है, तब हम भागादौड़ी मचाते हैं, लेकिन वो परिणामदायक नहीं होती है। तो अच्छा परिणाम अगर आप चाहते हैं, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ताकि जब एग्जाम हो तब आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में
किस एक देश ने अपने उत्पादों के लिए चीन की बजाय भारत को अपनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, जापान जो है उसने लगातार, क्योंकि जापान दोस्तों एक कच्चे माल को आयात करने वाला देश है, ठीक है, उसको सभी प्रकार की चीजें आयात, उसके पास प्रौद्योगिकी बेहतर है लेकिन चीजें, उसके पास संसाधन कम है, जो फिजिकल संसाधन है वो कम है, और इसलिए वो आयात करता था। और इसी क्रम में वो जो है चीन में अपनी, उसने बहुत सी कंपनीज ने फैक्ट्रीज लगा रखी थी, लेकिन कोरोना काल में क्या है, वहां से इसके निर्यात को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और वो अपने जो प्रदर्शन को है अनुरूप नहीं रख सका, और इससे उसकी जीडीपी में भी गिरावट आई है। आपने पढ़ा भी होगा, हाल ही में जापान की जीडीपी जो है लगभग भारत के बराबर ही गिरी है अप्रैल से लेकर के जून के समय में, ठीक है। तो उसी चीज को देखते हुए अब उसने कहा है कि ऐसे देश, ऐसी सभी कंपनियां जो चीन के बजाय आसियान देशों में और भारत और बांग्लादेश में अपने उपक्रमों को स्थापित करेगी, अपनी फैक्ट्रीज को स्थापित करेगी, उन्हें सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। 2020 का एक पूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया जिसमें $221 मिलियन रुपए आवंटित किए गए हैं। जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला हाल फिलहाल चीन पर काफी निर्भर है और कोविड-19 महामारी के दौरान चीन से आयात बिल्कुल आधा हो गया, और उसी चीज को देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया ताकि उन्हें एक ही देश पर या विशेष क्षेत्र पर निर्भरता को ना रखना पड़े, बल्कि वो अलग अलग क्षेत्रों से चीजें प्राप्त कर सके, ताकि यदि एक देश किसी प्रकार की बाधा भी बनाता है तो वो दूसरे देशों से उसकी पूर्ति कर सके। तो भारत को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो दोस्तों तकनीक से जुड़ा है। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने एक दुर्गंध रहित मास्क जो है वो बनाया है, और इसके लिए उन्होंने एक तकनीक का प्रयोग किया है जिसका नाम है सुपर एक्टिवेटेड कार्बन। दोस्तों, कार्बन के बहुत से अनुप्रयोग हम देखते हैं और हमारे आसपास मिलने वाले जितने भी यौगिक है उनमें से 60% कार्बनिक यौगिक के रूप में माने जाते हैं। आपने बचपन में ये चीज पढ़ी भी होगी। तो इसी क्रम में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कार्बन के गुणों को और ज्यादा विविधतापूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। आपने ग्राफीन के बारे में सुना होगा, ठीक है, फुलरिन के बहुत से यूजेस जो हैं नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करने के बाद होते हैं। एक और नाम जो आपने सुना होगा उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन का बहुत ज्यादा अनुप्रयोग वर्तमान में है। इसको चारकोल से बनाया जाता है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कार्बन के जो अणु होते हैं उनके बीच में छिद्र किए जाते हैं ताकि उनका उपयोग विभिन्न चीजों को अवशोषित करने में किया जा सके। तो जल का जैसे हमें शुद्धिकरण करना है, किसी क्षेत्र में गैस के रिसाव का अवशोषण करना है, इन सभी कामों में जो है ये काम करता है। तो आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों ने एक सुपर एक्टिवेटेड कार्बन बनाया है जो एक्टिवेटेड कार्बन से भी एक कदम आगे है, और जो सरफेस एरिया टोटल जो किसी भी चीज के संपर्क में आता है वो इसमें बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी पे क्या करते हैं, कार्बन के जो अणु हैं इनके बीच की दूरी को काफी बढ़ा देते हैं और उनके बीच में गैप आ जाता है, और उसी गैप का प्रयोग जो है इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने में किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो मास्क बनाया गया है उसमें जो इनर लेयर है उसमें इन्होंने एक्टिवेटेड सुपर एक्टिवेटेड कार्बन का प्रयोग किया। तो वो क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के अणु जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका जो आकार है वो इस जाल से बहुत कम होता है, ठीक है, तो वो उसे अपने बीच में फंसा लेते हैं। तो जो दुर्गंध उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं उनको वो अपने बीच में फंसा लेते हैं और इस तरह से उनको नष्ट भी कर देते हैं। इसके अलावा बाहर भी इसमें कोटिंग की गई है ताकि बाहर से आने वाला जो वायरस है उसको भी रोक करके और उसे भी नष्ट ये कर पाए, ठीक है। तो कोई भी मास्क पहनते हैं तो दुर्गंध की समस्या होती है और इसके पीछे कारण होते हैं हमारे बैक्टीरिया। तो इसके बीच में छिद्र किए गए हैं नैनो आकार पर जाकर के। एक्टिवेटेड कार्बन उन्हें जकड़ लेता है, उन्हें अवशोषित कर लेता है और उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यही कारण है जिसकी वजह से ये मास्क जो है आने वाले समय में दुर्गंध की समस्या से निजात दिला सकता है। आप सभी ने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि जब हम मास्क लगाते हैं तो दुर्गंध की समस्या लगभग हर एक व्यक्ति के साथ होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए और हमारे नीले आसमान को बरकरार रखने के लिए 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का जो है आयोजन किया गया। तो आपको बताना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है इसका मसौदा या ड्राफ्ट जो है संयुक्त राष्ट्र ने कब स्वीकार किया था? आंसर होगा 2019। दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस मसौदे को स्वीकार किया गया। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। भारत ने इसके लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है, और हमने जो है 19 दिसंबर 2019 को इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास करवाने में भी एक उपलब्धता हासिल की। तो 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस
मसौदा अपनाया गया, जिसके अंतर्गत हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम 2017 को आधार मान करके 2024 तक हवा में प्रदूषणकारी कणों के अनुपात को 20 से 30% कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वर्ष जनवरी 2019 में हमने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इसमें लगभग 122 शहरों में कार्य किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया के 20 में से 14 सबसे प्रदूषित शहर जो हैं वो कहां पर स्थित है, वो आपके भारत में स्थित है। और उसी चीज को देखते हुए जो है हम इस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की और जानने का प्रयास किया कुछ बेहतर चीजें। अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप इसे प्रसारित करेंगे उतने ज्यादा छात्रों तक हम एक अच्छी एजुकेशन को, जो बहुत कम दामों पर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कि मेरे करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें आप उपलब्ध करवा पाएंगे। तो आपका भी इसमें योगदान होगा और निश्चित रूप से आपके कर्म यदि अच्छे होंगे, यदि आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो आपको उसके अनुसार बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।